Hello friends, welcome to our channel BPSC विहार। 70th BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अब लगभग 30 दिन बचे हैं। इस समय आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के मल्टीपल रिवीजन में जुटे होंगे। ऐसे में करंट अफेयर्स अपने वास्टनेस की वजह से एक मुश्किल सब्जेक्ट बन सकता है। चाहे आप जो मर्जी सोर्स पढ़ लें, जितनी चाहे मैगजीन्स खरीद लें, जब तक आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये मालूम नहीं हो तो आप अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं। वो समय जिसको कि आप जनरल स्टडीज़ की तैयारी में इन्वेस्ट करके अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकेंगे। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम 67 से लेकर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके नए ट्रेंड के हिसाब से पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल पर रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज वीडियो सीरीज चल रही है। ये वीडियो उस सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। बाकी के सब्जेक्ट्स जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिपीटेड थीम्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप ये वीडियो ज़रूर देखें। 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के तैयारी के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हूँ तो इन्हें ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए और हमारे चैनल पे और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबस कि बीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में वो क्या पूछ सकती हैं। तो सिलेबस में सिर्फ एक लाइन मेंशन है विच इज़ दिस कि करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस टू लेस ऑफ एन इन्फॉर्मेशन टू डेसिफर एनीथिंग, है ना। कुछ भी समझने के लिए काफ़ी कम सूचना है इसके अंदर कि इंटरनेशनल और नेशनल पूछेंगे करंट अफेयर्स, दैट्स इट। तो हम जो दूसरा सोर्स बीपीएससी जो हमें देती है इनडायरेक्ट, वो है पीवाईक्यूज़। हम पीवाईक्यूज़ का एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम थीम्स डिटरमाइन करेंगे। और पीवाईक्यूज़ हमने 69th बीपीएससी का, माफ़ करिएगा, पीवाईक्यू हमने 69th बीपीएससी का, 68th बीपीएससी, 67th और 67 का जो री एग्ज़ाम हुआ था क्योंकि पहला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, इन चारों क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया ताकि हम नए ट्रेंड को बेहतर समझ सकें पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके। लेकिन मेजरली ये जो नया ट्रेंड है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने ये पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चंस को इस्तेमाल किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें थीम अपीयर होकर के आया वो था इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। कोई भी टॉपिक से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जितने कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से। इन 4 वर्षों में 16 सवाल के अराउंड है। एवरेज निकल के आता है 4 क्वेश्चंस का पर ईयर। नाउ यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिस थीम को देनी है वो है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, द फर्स्ट थीम। इसमें क्या पढ़ना है चलिए चर्चा करते हैं। एफडीआई पे क्वेश्चन बनता है कि हाईएस्ट वगैरह पूछ लेंगे, ये किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आता है, सर्विस में कि मैन्युफैक्चरिंग में। फिर कौन से स्टेट को जाता है सबसे ज़्यादा एफडीआई, इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। फिर किस कंट्री से सबसे ज़्यादा या सबसे कम एफडीआई आ रही है। तो एफडीआई से इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और ये हर वर्ष एक क्वेश्चन तो एफडीआई से फिक्स्ड ही आना। देन फिस्कल डेफिसिट ऐसा टॉपिक है जो कि हर वर्ष आता है। तो बाकी और टॉपिक्स करें ना करें, एफडीआई और फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, ये तीन, एटलीस्ट ये तीन आपको अपने डॉक्यूमेंट में, चाहे आप वो मेन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो जो गवर्नमेंट का वाला है या फिर कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, इन तीनों को तो ज़रूर से पढ़िएगा। और साथ के साथ आप सिर्फ इनके आंकड़े नहीं देख के बैठ जाइएगा, उसके साथ साथ आपको ट्रेंड देखना है कि अच्छा चलिए 2024 के बारे में मेंशन है इसमें, लेकिन मुझे 2023-24 का भी जानना चाहिए और हो सके तो आप 22-23 का भी जानिए। पिछले 3 सालों के ट्रेंड को आप ज़रूर देखें। आपके डॉक्यूमेंट में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल करिए जा करके, ठीक है। और अब 2-3 सालों के ट्रेंड को देखिए क्योंकि जब क्वेश्चन पूछते हैं, मैं भी आगे आपको सैम्पल्स दिखाऊंगी, तो वो ऐसे ट्रेंड के ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और अब तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें एक स्टेटमेंट फैक्ट का होगा कि इस साल इतना एफडीआई था, ए स्टेटमेंट फैक्ट का हो जाएगा, फिर बी स्टेटमेंट में कंसेप्ट पूछ लेंगे कि पिछले 3 सालों में घटा है या बढ़ा है या फ्लक्चुएट किया है। और सी में फिर कोई ऐसा पूछ लेंगे कि एफडीआई फलाना वाला स्टेट को सबसे ज़्यादा आता है या फलाना वाले सेक्टर में सबसे ज़्यादा आता है। तो आपको एक बेटर होलसम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। एक होलिस्टिक अप्रोच रखना होगा हर टॉपिक को पढ़ते वक्त। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थीम हो गया, टॉपिक हो गया यहाँ पे आपका एफडीआई एंड देन यू हैव फिस्कल डेफिसिट कि क्या टारगेट अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट। अगर अभी मान लीजिए 6.5 है या मान लीजिए अभी 4.9 है, कुछ भी आंकड़ा है, तो उनको कहाँ तक पहुँचना है, कोई टारगेट होगा। इसके लिए आपको एफआरबीएम एक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाके देख लीजिए, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो अमेंडमेंट जाकर के देख लीजिए, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ यू नीड टू नो अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट ऑल्सो, थोड़ा सा
ओके। प्राइमरी डेफिसिट की कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप आ जाते हैं थोड़े से बेसिक में। जैसे आप फिजिकल डेफिसिट पढ़ेंगे, आपको इकोनॉमी की अपनी भी सोर्स के अंदर जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के लिए, उसमें जाकर के प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारे थोड़े थोड़े इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना है। उनकी डेफिनेशन पूछ लेंगे। अगर ये स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, 3 स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो एक में तो फैक्ट दे देंगे, एक में डेफिनेशन दे देंगे और एक में ट्रेंड दे देंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ें ताकि आपका एक अच्छा अप्रोच तैयार रहे। मैं आपको क्वेश्चन के नेचर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा टॉपिक हो गया आपका जीडीपी ग्रोथ रेट और जीएसडीपी ग्रोथ रेट। तो जीडीपी में यहाँ पे आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, कितना इन रुपीज़, ठीक है, क्या आंकड़ा है हमारे जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का क्या है। उसके बाद ग्रोथ रेट, इसका भी ट्रेंड 2-3 सालों का। और जीएसडीपी ग्रोथ रेट, अगर आप स्टेट डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें जीएसडीपी ग्रोथ रेट होता है, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसमें भी आपको नंबर पता होना चाहिए। जीएसडीपी अभी कितना है स्टेट का, उसका ग्रोथ रेट कितना है और पिछले 2-3 वर्षों में कितना रहा था, ठीक है। उसी तरह से आपका आता है ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड बैलेंस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी इन टर्शरी सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितना परसेंट प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है, कितना परसेंट सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। साथ साथ लेबर या फिर एम्प्लॉयमेंट, कि कौन सा सेक्टर कितना लोगों को एम्प्लॉय करता है, इसके भी ग्रोथ रेट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, पिछले से घटा है कि बढ़ा है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देन यू हैव दिस टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसके ऊपर क्वेश्चन है डायरेक्टली। अगर आपकी इकोनॉमिक सर्वे मेंशनड है हाईलाइट करके तो इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार होता है कि कोई इकोनॉमिक सर्वे किसी स्पेशल आंकड़े को हाईलाइट करती है तो उससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी। कई बार वही आंकड़े हाईलाइट नहीं किए जाते क्योंकि उनमें कुछ बड़ा नहीं होता, कोई नया नहीं होता, कोई अचीवमेंट नहीं होती। तो आपको देखना है कि अगर कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंशन है शुरू में ही, ओवरव्यू में ही या समरी में ही, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो, कि महिलाओं का किस सेक्टर में कितना पार्टिसिपेशन है, ठीक है। सर्विसेज में भी तो किस सेक्टर में कितना पार्टिसिपेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स, कौन से सेक्टर से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इससे भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इनफैक्ट वो पूछ लेते हैं कि कितने % लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, परसेंटेज के आंकड़े देकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से इज इम्पॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस्ड अंडर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। आपको दोनों ही गवर्नमेंट्स के ये देखने पड़ेंगे, कौन से स्कीम्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे या बजट में डिस्कस किए हुए हैं। तो जब भी लोग कहते हैं ना कि स्कीम्स प्रिपेयर करो, किसी सोर्स से पढ़ना है, किसी मैगजीन से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें, तो बेस्ट सोर्स है स्कीम्स को पढ़ने का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। जिस भी स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ने अच्छे से बात की हुई है अपने इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी मिनिस्ट्री को, कोई फैक्चुअल डिटेल है तो, कोई कॉर्पस है, अमाउंट कोई डिस्कस हो रहा है, ठीक है, कोई किश्त है, किसी सर्टन अमाउंट की किश्त अगर वो खाते में डाल रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करता हुआ कोई नया स्कीम है, तो यू नीड टू बी नोइंग अबाउट दिस। और आप अपने यूनियन गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के बजट और इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट में स्कीम्स को छांटेंगे, जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, ठीक है। उन स्कीम्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, डिटेल्स पता होनी चाहिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड। देखिए फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सीधे अमाउंट पूछ लिया है कितना है। देन यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट अगेन कितना एक्सपेक्टेड है बिहार का। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अ मिक्स। रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए फिर से ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन, पिछले वर्ष कितना था, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 का भी पूछा हुआ, 22 का भी पूछा हुआ है, 2-3 सालों का मिला करके क्लब करके मर्ज करके पूछते हैं ये। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए एफडीआई के ऊपर। एफडीआई मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इनफ्लो है, ये पूछ रहे हैं। फिर एफडीआई पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे इंक्रीज़ हुआ है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है कि घटा है। उसके बाद पैंडेमिक का ट्रेंड पूछ लिया है इन्होंने, एंड बाकी कंसेप्ट बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन, सारे यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स हैं। देन यू लुक एट दिस अगैन एंड क्वेश्चन ऑन एफडीआई, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये आपका देखिए ये रहा, जीएसडीपी पे क्वेश्चन है कि कितना था ग्रोथ रेट इसका, ठीक है। दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे सारे एग्जांपल्स मिल गए कि किन किन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है बीपीएससी। ये देखिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, किसका हाईएस्ट, किसका लोएस्ट कंट्रीब्यूशन। फिर ये वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कि महिलाओं का रूरल में कितना पार्टिसिपेशन है, अर्बन में कितना पार्टिसिपेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड देन यू हैव ट्रेड बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन, अमाउंट सीधे सीधे कितना ट्रेड बैलेंस है इंडिया का मर्चेंडाइज और सर्विसेज में।
फिर यहाँ पे देखिए 7 निश्चय, ये एक एग्जाम्पल है स्कीम्स के बारे में कि जो मैंने बोला कि आपको अपने बजट या इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट के अंदर के स्कीम्स को ध्यान से पढ़ना है। तो ये देखिए 7 निश्चय जो है इसके अंदर ये जो स्कीम्स हैं ये बिहार बजट में डिटेल में डिस्कस्ड होती हैं और उसके ऊपर आपको ये पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैं लगाने जाती हूँ तो काफ़ी समय लग जाता है उनको एक्सप्लेन करने में। तो बहुत सारे स्कीम्स जो आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिए हैं, वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से होते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा और इस तरह के स्कीम्स के क्वेश्चन बन जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, प्रीलिम्स में। मेजरली वो सब इकोनॉमिक सर्वे और बजट से हो जाएंगे। कोई भी स्कीम या कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी आपको दिखे, थोड़ा सा उसके बारे में गूगल कर लीजिए जा करके, अगर इन्फॉर्मेशन कम अवेलेबल है आपकी मैगजीन के अंदर तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अब आते हैं कोर एरिया पे, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड थीम एंड टॉपिक क्या है, आपको अपने मैगजीन के अंदर क्या पढ़ना है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते, क्योंकि अभी समय की बहुत कमी है हम सबके पास, क्योंकि तैयारी में बहुत कम समय बचा है। तो ये देखिए जो रेड से मार्क्ड हैं दीज आर द थीम्स, और जो ब्लू से लिखे हुए हैं ये रेड से लिखे हुए थीम्स हैं और ब्लू वाले टॉपिक्स हैं। आपको कौन कौन सी थीम को पढ़ना है नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे देना है, क्योंकि 6-9 बीपीएससी में अराउंड 6 क्वेश्चन थे इससे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन नॉट मिस इट। इसमें क्या पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ गया, मशीन लर्निंग पे आ जा सकता है, आपको सुपर कंप्यूटर्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आईसीटी के अंदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो आपकी मैगजीन के अंदर, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। 1 लाइन में दिया हुआ तो थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, अगर लगे कि सफिशिएंट नहीं है तो सर्च कर लीजिएगा। अगर आप अपनी मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको आईसीटी के टॉपिक्स को मिस नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट टू दिस इज वैक्सीन टेक्नोलॉजी। बीपीएससी वैक्सीन टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड है आजकल। उनको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछना है। 67 बीपीएससी में इससे 2 क्वेश्चन था, 67 की री एग्जाम में इससे क्वेश्चन था, 68 बीपीएससी में इससे क्वेश्चन था, 69 में तो इससे 2 क्वेश्चन थे। तो वैक्सीन टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, और मेडिसिन टेक्नोलॉजी से मॉलिक्यूलर लेवल पर कि कैसे मेडिसिन एक्ट करती हैं, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आया है, कुछ भी चर्चा में है आपके मैगजीन के अंदर, ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर 1 लाइन में कुछ दिया है तो उसके बारे में सर्च कर लीजिए थोड़ा सा और। ठीक है, एंड देन देयर इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको देखने हैं रोबोटिक्स के फील्ड में। फिर थीम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल कन्वेंशन एंड अलायंस। अगर स्पेस और टेक्नोलॉजी, माफ करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई भी स्पेशल कोई कन्वेंशन, कोई अलायंस, कोई एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का किसी देश के साथ, इंडिया ने खुद अपने ही दम पे कुछ किया है नेशनल लेवल पे, तो आपको उस चीज़ की थीम और उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैं पे दिखाऊंगी, स्पेस वीक मनाया जाता है तो उसकी थीम पूछ ली थी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट टू दिस इज स्पेस टेक्नोलॉजी। ये जो थीम है ये काफ़ी इवॉल्विंग इंपॉर्टेंस गेन कर रही है इंडिया का, क्योंकि स्पेस में ठीक ठाक अब योगदान हो रहा है हमारे वहाँ पे स्ट्रेंथ की वजह से, इस फील्ड में स्ट्रेंथ डेवलप होने की वजह से अब क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी से ठीक ठाक आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आएगी फर्स्ट, अगर कोई पहले किस्म का किसी भी किस्म का पहला कोई स्पेस क्राफ्ट, कोई सैटेलाइट, कोई स्पेस स्टेशन में चेंज आया है तो आपको ध्यान देना है। कोई नई और यूनिक स्पेस मिशन आई या फिर कोई नई और यूनिक स्पेस टेक्नोलॉजी आई है तो आपको वो पढ़नी है। जैसे कि वुडन सैटेलाइट जापान का था तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। फिर आप इंडियन हैं और आप इंडिया में बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको गगनयान, इंडिया के सारे मिशन के बारे में, और वो लैंडमार्क मिशन जिनकी चर्चा हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं अपने स्पीचेस के अंदर, गगनयान हो गया, चंद्रयान हो गया, आदित्य L1, ये सारे मिशन आपको बाय हार्ट होने चाहिए। इनके फैक्ट्स, इनके रीसेंट डेवलपमेंट्स, किस देश से हम कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कहाँ पे कौन से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। रीसेंट डेवलपमेंट और कोलैबोरेशंस, चाहे फ्रांस हो चाहे रशिया हो। फिर आदित्य L1, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सन का मिशन है, कहाँ पे जाकर के स्थित है और क्या ऑब्जेक्टिव है, किस वाली जगह को पढ़ेगा, सन के कोरोना को पढ़ेगा कि किस हिस्से को पढ़ने वाला है, को स्टडी करने वाला है। एंड देन चंद्रयान के बारे में आपको सारे फैक्ट्स, चंद्रयान 1, 2, 3 बोथ ऑल, ठीक है, क्योंकि ये जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे ना ABC करके तो आप परेशान हो जाएंगे कि 3 के बारे में तो पढ़ा था, 2 और 1 नहीं पढ़ा। थोड़ा आइडिया सबके बारे में होना चाहिए आपको। 2 के फेलियर से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अभी क्या बचा है, क्या नहीं बचा है और क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है। और 3 के बारे में सब कुछ, चाहे वो तिरंगा पॉइंट हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और स्पेस डे का सेलिब्रेशन, यू नीड टू बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट दीज 3 मिशंस। तो स्पेस टेक्नोलॉजी तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, हर कंट्री का स्पेस मिशन को मैच करने के लिए आ गया था कि कसीनी हाइगन्स किसका मिशन है, वेरिटास किसका मिशन है, ऐसे आ गया था। उसके बाद देखिए स्पेस स्टेशन के ऊपर है, चाइना की स्पेस स्टेशन के ऊपर क्वेश्चन है। फिर वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम पूछ लिया है।
फिर देखिए ये एक्यूलियस एयरक्राफ्ट है, इसमें स्टीम से इसको प्रोपेल किया गया था, जापान का था इनिशिएटिव। तो आप ऐसे पूछ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना कि फर्स्ट पूछ लेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी पूछ लेंगे, ऐसे ही पूछते हैं यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले थीम की तरफ। हमारा इंपॉर्टेंट थीम अगला है एनवायरनमेंट। जी हाँ, थोड़ा साइंस और एनवायरनमेंट पे बल ज़्यादा दे रही है हमारी बीपीएससी, और थोड़ा मैं इनका पैटर्न देख रही हूँ, ये यूपीएससी को मिमिक कर रहे हैं। यूपीएससी के अपने कारण है, क्योंकि वो फॉरेस्ट वाला एग्जाम भी खुद कंडक्ट कराते हैं, उसी साथ में कंडक्ट कराते हैं, इसलिए वो साइंस और एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो बीपीएससी भी यूपीएससी को मिमिक करने के चक्कर में साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। अब एनवायरनमेंट में अगर आप थीम पढ़ रहे हैं तो आपको कौन से टॉपिक को ध्यान देना। अपनी मैगजीन में जब भी आप एनवायरनमेंट का सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक्स अगर आ जाता है तो आपको ध्यान से पढ़ना है। कम इन्फॉर्मेशन है, एक लाइन में है, तो गूगल करना है और अपनी खुद की नोटबुक बनानी है 4-5 पन्ने की। हर टॉपिक पे आपको एक नोट तैयार करने, चाहे एनवायरनमेंट के हों, 2-4 पन्ने के आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। कोशिश करिए बनाने की, नहीं बना पा रहे तो अपनी मैगजीन के अंदर ही ऐड कर लीजिए इन्फॉर्मेशन को। क्या पढ़ना है एनवायरनमेंट के अंदर एक्स्ट्रा? कोई नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अगर चर्चा में, तो आपको पढ़नी है। एक लाइन में दिया हुआ, जाके गूगल कर लो उसके बारे में, और उसकी लोकेशन कुछ खास है उसमें, कोई नई घास उगती है, कोई नए पौधे मिलते हैं, कोई नया एनिमल, कोई यूनिक एनिमल है, तो उसके बारे में सर्च कर लो। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे पूछा था, जियोपॉलिटिकल रिलेटेड इशू था, इंडिया भूटान के बीच में लाई करता है ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत अलग अलग है। इफ आई सेट टू गिव एग्जांपल्स तो काफ़ी समय लग जाएगा, बट आई एम जस्ट हियर टू इंडिकेट यू कि आपको क्या ज़्यादा ध्यान से अपने मैगजीन के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया स्पीशी स्पेसिफिक न्यूज़। अगर कोई स्पीशी डिस्कस्ड है तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। पिछले वर्ष 69 बीपीएससी में गैंगेटिक डॉल्फिन पे क्वेश्चन था। ये यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी गैंगेटिक डॉल्फिन पे कई बार, और बीपीएससी ने भी पूछा है। साथ में अगर मैं बताऊं कि कुछ स्पीशीज़ जो अगर आपको न्यूज़ में मिल जाती हैं तो इनको अच्छे से पढ़ना है, वो है डुगोंग, घड़ियाल एंड सांगाई डियर। ये यूपीएससी के फेवरेट हैं, और यूपीएससी मिमिक्स बीपीएससी, बीपीएससी मिमिक्स यूपीएससी, तो वो कोशिश करेंगी कि अब आगे ना वो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनाएंगी। तो अगर बैठे हो, कभी चिल भी कर रहे हो, तो इनको बस सर्च कर लो ना, और सर्च करके इनके बारे में लिख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जस्ट रीड अबाउट डुगोंग क्या है, घड़ियाल क्या है, सांगाई डियर क्या है, क्योंकि इन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब लाइन में ये सारे फेवरेट यूपीएससी के एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। और इसके अलावा कोई और स्पीशी जो कि चर्चा में हो रही हो, चाहे वो नई स्पीशी डेवलप हुई हो, कुछ नया नाम दिया गया हो, वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई फॉसिल रिमेन्स हैं उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। पिछली बार भी रशिया में एक फॉसिल डिस्कवर हुआ था, उसके ऊपर क्वेश्चन था, तिलियर डेम्बी फॉसिल था वो। यू नीड टू बी नोइंग, अगर आपके मैगजीन के अंदर मेंशन्ड है तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अंडरलाइन करके रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम। रिपोर्ट्स, इन्वायरमेंट रिलेटेड रिपोर्ट होती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें आपको इंडिया और बिहार दोनों के रिपोर्ट्स देखने हैं, मतलब दोनों के आंकड़े देखने हैं कि कितना ग्रोथ है ट्री कवर में, फॉरेस्ट कवर में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें काफ़ी सारी डिटेल होती है पिछले 2-3 वर्षों का। आपके बारे में आपको इसमें ट्रेंड मिल जाएगा कि घटा है कि बढ़ा है हमारा फॉरेस्ट कवर, ये ट्री कवर, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, किस में कम है, फिर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। जब आप इंडिया वाला पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट वाइज देख लेंगे, और जब बिहार वाला पढ़ेंगे तो उसमें ज़िला वाइज देख लीजिएगा। ठीक है, ये ISFR की रिपोर्ट आप तैयार रखेंगे अपने पास अच्छे से पढ़ के। नेक्स्ट टू दिस कम्स द प्लेसेस एंड न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़ की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वोल्केनिक एक्टिविटी अगर कहीं हो रही है और आपको अपनी मैगजीन में मिला है तो आप देख लीजिएगा, चाहे वो माउना लोआ माउंटेन हो, इंडोनेशिया का कोई माउंटेन है, हवाई का है कोई वोल्केनिक माउंटेन, तो आपको वहाँ की वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे लेटेस्ट ऐसा कुछ हुआ है। फिर जोग्राफिकल फिनोमेना, कोई भी यूनिक जोग्राफिकल फिनोमेना अगर एग्जिस्ट कर रहा है कुछ ऐसा, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है हॉर्टिकल्चर वाले में कि डीपेस्ट ब्लू होल कहाँ पे है, मेक्सिको के पास है, तो इट्स अ जोग्राफिकल फिनोमेना, बट वो चर्चा में था, वो मैगजीन्स के अंदर था, बट वो 1 लाइन में था। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ब्लू होल क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो इन्होंने किसी और एग्जाम में 1 लाइन में पूछे हैं उसको अगले एग्जाम में स्टेटमेंट बेस पूछते हैं, जिसको अप्रोच करना मुश्किल बन जाए। तो अगर आपको जोग्राफिकल फिनोमेना कोई न्यूज़ में दिख रहा है, किसी प्लेस से एसोसिएटेड है, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। एंड देन जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, जियोपॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड कोई भी प्लेस अगर चर्चा में है तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। एंड उसको मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, और आपको उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अदर देन दैट, अगर आपकी मैगज़ीन के अंदर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो कि किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट की वजह से चर्चा में है, हमारा आजकल इज़राइल, ईरान,
जॉर्डन, अमान, इजिप्ट तो चर्चा में रहता ही है, तो इनकी लोकेशंस आपको ध्यान से देखनी होगी। और भी दूसरी कोई अगर आपकी मैगज़ीन के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आपको ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, चाहे वो रिवर्स हो, ब्रिजेस हों, रिवर ब्रिजेस हों, टनल्स हों, इनके ऊपर क्वेश्चन। कोई नई टेक्नोलॉजी किस जगह पे पहली बार आई है तो उस प्लेस को आपको ध्यान से पढ़ना है। चाहे कोई स्पेशल किस्म की व्हीकल कहीं पे लॉन्च हुई हो, उस प्लेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई सबसे बड़ा मान लीजिए जैसे कि हमारा चिनाब वाला ब्रिज है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, टॉलेस्ट एंड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे वो बना हुआ है। तो इस तरह से अगर आपके मैगज़ीन के अंदर फर्स्ट करके, टॉलेस्ट करके, हाईएस्ट करके, लार्जेस्ट करके कुछ भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये इनका फेवरेट है बीपीएससी का, ठीक है। फिर स्कीम्स आ जाते हैं। तो स्कीम मैंने बता दिया बेस्ट सोर्स क्या है, लेकिन फिर भी जब आप अपनी मैगज़ीन पढ़ेंगे तो आपको स्कीम्स पढ़ने का लालच तो आएगा ही। तो बैठ नहीं जाना है कि पूरा का पूरा बैठ के रट रहे हैं। आपको फ्लैगशिप स्कीम्स पे ध्यान देना ज़्यादा, उसके ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना ज़्यादा, उसकी मिनिस्ट्री देख लेने की कौन सी मिनिस्ट्री से आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछ रहे हैं कि स्वामित्व जो है ये स्कीम के बारे में सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, थोड़ा सा इसका निटिग्रिटी के ऊपर पूछ लिया कि क्या इसके ऊपर टेक्नोलॉजी है, फाइन। और ये मोस्टली इसको कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करने वाली है, क्यों बनाई है, क्यों ये स्कीम लेकर के आए हैं। फिर देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर कि ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट्स इट। फिर युवा 2.0 स्कीम ये कौन से मंत्रालय की है, तो ये मंत्रालय के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बस कि करना क्या है, इसमें इसमें इसको रेगुलेट कौन करेगा। अब जब आप नेशनल पेंशन स्कीम पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ पे नेक्स्ट टू दी ऑब्जेक्टिव एंड मिनिस्ट्री यही चीज़ मिलेगी जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है कि कौन रेगुलेट करेगा, ठीक है। अगर वो चीज़ मेंशन्ड नहीं होती तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहा होता। तो क्वेश्चन इन लोग उन्हीं टॉपिक से बनाते हैं जिन टॉपिक्स को खुद न्यूज़ में बार बार डिस्कस किया जाता है, जिन टॉपिक्स को आपके मैगज़ीन में मेंशन किया हुआ होता है। अगर आपने एक स्कीम पढ़ी है तो उसके ऊपर 4 पॉइंट्स हैं, तो शुरू के 2 पॉइंट हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव और मिनिस्ट्री हो, तीसरा चौथा जो पॉइंट होगा जो उसके बारे में कोई फैक्ट हो सकती है, कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उस पर इस तरह की क्वेश्चन बन जाते हैं कि रेगुलेटर कौन होगा उसका टाइप्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। फिर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है बॉर्डर विलेजेस के लिए, दैट्स इट। इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। एंड देन यू हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अगला थीम है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनका वन ऑफ द फेवरेट्स अगैन। इसमें समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आपको सारे पता होने चाहिए, कौन से कहाँ पे हुए हैं, नई दिल्ली में, लंदन में, लेकर एवरीथिंग यू नीड टू बी नोइंग अबाउट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो जितने भी छोटे बड़े आसियान से लेकर सार्क से लेकर, सार्क का तो खैर भी सीन अलग चल रहा है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे मैंने जो मेजर इंपॉर्टेंस वाले हैं उनको लिस्ट किया हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी चर्चा जहाँ भी समाचार में होगी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनका फेवरेट है। यूएन से तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। फिर G20, G7 एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फैक्ट इन सब से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए क्योंकि ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि G20 के मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन आ गया था कि कितना कंट्रीब्यूशन है उनका पॉपुलेशन में, कितना कंट्रीब्यूशन का जीडीपी में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हो सकता है कि आगे इस किसी ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ ले। जहाँ भी इंडिया का ज़्यादा योगदान है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मेन रोल प्ले कर रही है, जब इंडिया ने G20 होस्ट किया था तो G20 से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बने थे। उसी तरह से जब इंडिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बना था, नॉट परमानेंट, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो कब से परेशान हो रहे हैं। तो उससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स के किस डेट को उनको मेंबरशिप में, मतलब वो ज्वाइन किए, किस डेट से उनकी चेयरमैनशिप हुई यूनाइटेड नेशन में, जब उनकी जनरल असेंबली की चेयरमैनशिप शुरू हुई थी तो कब से हुई थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपको माफ़ करिएगा, जनरल असेंबली की चेयरमैनशिप नहीं थी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए। हाँ, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर क्वेश्चन था कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें नॉन परमानेंट मेंबरशिप इसकी कब शुरू हुई थी। फिर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया की चेयरमैनशिप है वो किस दिन शुरू हुई थी, ये देखिए डेट्स, एग्जैक्ट डेट्स पूछ रहे हैं। यूएन से इतने ऑब्सेस्ड हैं। फिर यूएन के पीस कीपिंग मिशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देखिए। एंड देन अगेन अगर यूएन ने कोई इनिशिएटिव लिया है इंडिया रिलेटेड कि इन्होंने हिंदी लैंग्वेज के बारे में कहाँ गया, इन्होंने अडॉप्ट किया था इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म। तो मल्टीलिंगुअलिज्म में कौन सा लैंग्वेज पहली बार मेंशन हुआ था यूएनजी के अंदर, तो वो हिंदी थी। फिर आपको जनरल असेंबली के चेयरमैन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन थे और किसी स्पेशल सेशन को कोई प्रेजाइड किया तो कौन किया। फिर G20 पे जो मैंने क्वेश्चन बताया कि ये देखिए जीडीपी रिलेटेड और पॉपुलेशन वाइज एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस पता होना चाहिए। फिर कॉप्स,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रिलेटेड, चाहे वो आपका क्लाइमेट रिलेटेड कोई कन्वेंशन हो या फिर कोई और एरिया में कन्वेंशन है, तो आपको चाहे वो UNFCCC वाला हो या डेजर्टिफिकेशन वाला हो, ठीक है, या फिर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ हो, 3-4 एनवायरनमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं। इन सारे के लोकेशन के कौन सा कन्वेंशन कहाँ हो रहा है, कोई नया एग्रीमेंट साइन हुआ है तो क्या हुआ है, ये पता करना है। देन यू मूव टू अवार्ड्स एंड प्राइजेस। अवार्ड्स एंड प्राइजेस एक अच्छा इंपॉर्टेंट थीम है, थोड़ा समय के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस घट रही है। हर वर्ष एक सवाल मिल ही जाता है, लेकिन इससे अगर हर वर्ष एक सवाल नहीं तो ऑल्टरनेटिवली एक सवाल। और इसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, बुकर प्राइज से और नोबेल प्राइज से। बुकर एंड नोबेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एंड देन मूव टू एंटरटेनमेंट, जिसमें बात दादा साहब फाल्के अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिल्म और टीवी दोनों, पिछले साल टीवी से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। इसके अलावा आप फिल्म फेयर देख लीजिएगा थोड़ा सा, मोस्टली ये लोग फिल्म फेयर वगैरह नहीं पूछते हैं। अब इस तरह के BPSC के स्टैंडर्ड के नीचे थोड़ा सा आ गया है वो। नेशनल अवार्ड ही पूछ लेते हैं, नेशनल अवार्ड और दादा साहब फाल्के पूछ लेते हैं, दोनों को दोनों आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आते हैं स्कीम रिलेटेड अवार्ड, जैसे कि आपका ये क्लीनलीनेस वाली स्कीम है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण वाला, हाँ, इससे रिलेटेड कोई अवार्ड है तो वो गति शक्ति से रिलेटेड कोई अवार्ड दे देते हैं। अभी भी गति शक्ति स्पीड वो जो नया स्कीम चला हुआ है उससे रिलेटेड अवार्ड आ रहा है। फिर डिजिटल इंडिया में आपको अलग अलग अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो कुछ कुछ स्कीम्स हैं जिनके अंदर अवार्ड्स दिए जाते हैं, आपके मैगजीन में मेंशन होंगे। जैसे ही वो वाली टॉपिक्स मिले उनको बढ़िया से हाईलाइट कर लो, अच्छे से बार बार रटने के लिए डिसाइड कर लो कि हाँ ठीक है तुमको बार बार पढ़ना है उनको, ठीक है। वैसे नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट आती है। FSSAI की जो भी वो आती हैं रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें वो देते हैं रैंकिंग अलग अलग स्टेट को, ठीक है, क्लीनलीनेस और हाइजीन वगैरह के ऊपर। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग आपको रूरल और अर्बन ये सब पता होनी चाहिए कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है, क्लीनेस्ट और आपको डर्टीस्ट वगैरह सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट थीम हमने डिस्कस कर लिया। हमारे स्पोर्ट्स, ये कैसा थीम है स्पोर्ट्स जो कि कंसिस्टेंटली हर एग्जाम में एक सवाल या मैक्सिमम 2 सवाल तो पूछ रही है BPSC, ठीक है। और स्पोर्ट्स में ना आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अभी इस साल क्योंकि ओलंपिक्स हुआ है तो ओलंपिक्स से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था इंडिया का, बट स्टिल पैरालंपिक्स में इंडिया का अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए आपको पैरालंपिक्स पढ़ना है। और मोस्टली ना ये लोग गोल्ड मेडल से क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, ब्रॉन्ज और सिल्वर से नहीं पूछते। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ना आपको पूछ लिया कि कौन सा मेडल है तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं आता तो गोल्ड मेडल मार देना तुक्का। मैंने तो देखा हमेशा ही सही होता है, ये लोग गोल्ड मेडल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें भी क्या ये लोग टारगेट कर रहे हैं ना, स्पेसिफिकली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड अगर रिलेटेड कोई स्पोर्ट है, ठीक है, कोई पैरालंपियन हो गए या कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं और उन्होंने अवार्ड जीता है, तो उस पर क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो थोड़ा सा कम हाईलाइट करती है, वैसे अब तो समय बदल चुका है, अब वी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दैट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे इस साल मैं बताऊंगी कि पैरालंपिक्स में नवदीप सिंह को अवार्ड मिला, वो F41 मेंस कैटेगरी में जैवलिन थ्रो में, ठीक है, F41 जैवलिन थ्रो, काफ़ी चर्चा थी, इनका वीडियो पे वायरल हुआ था। तो आपको नवदीप सिंह के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मेडल आया, तो गोल्ड मेडल आया। कौन सा था गेम, तो जैवलिन थ्रो पर कैटेगरी नहीं याद रह सकती ना, तो आपको ध्यान रखना है कि F41 मेंस कैटेगरी। इस तरह से आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वो सारे खिलाड़ी जो कि स्पेशली एबल्ड हैं और उन्होंने हमारे लिए बड़े अच्छे मेडल्स लेकर के आए हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ना है। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स आपको पूरी मेडल टैली पता होनी चाहिए, रैंक वैंक एक्सेट्रा। फिर ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अगेन इंडिया वॉन दिस, तो आपको इसके बारे में सारे आंकड़े, सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाला एक्सेट्रा वो आपकी पूरा मेंशन होगा आपकी मैगजीन के अंदर, काफ़ी सारे फैक्ट्स, तो आपको उन फैक्ट्स को पढ़ लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और हमेशा हाईएस्ट पे पूछेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन कौन स्कोर किया, सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया, इस टाइप के क्वेश्चन से पूछ लेते हैं लोग, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट एंड मैच एक्सेट्रा। फिर शूटिंग इनका फेवरेट है, ISSF पे तो ये क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं क्योंकि इंडिया परफॉर्म भी शूटिंग में बहुत अच्छा करती है। देन चेस, इस साल चेस में इंडिया ने कीर्तिमान रचा है, 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स आए हैं और 2 टीम के गोल्ड मेडल्स आए हैं फिडे चेस ओलंपियाड 2024 में। तो इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यू शुड बी नोइंग अबाउट अर्जुन एरिगासी, देन प्रज्ञानंद के बारे में आपको पता होना चाहिए, गुकेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है, उन्होंने क्या क्या जीता, कहाँ पे जीता, एक्सेट्रा। एंड देन प्लेयर्स ऑफ द ईयर, अगर इंडिया के किसी प्लेयर को प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है तो यू शुड बी नोइंग, किसी भी स्पोर्ट के अंदर हो। तो ये हैं स्पोर्ट्स की वो कैटेगरीज, जो वो टॉपिक्स जो BPSC पूछती है पिछले 4 सालों को एनालाइज करने के बाद। 1 सेकेंड, ये देखिए अवार्ड्स की बात कर रही थी, जो बुकर प्राइज़ पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए गीतांजलि श्री वाला अवार्ड जो मिला उनको टॉम ऑफ सैंड के लिए। फिर शेहान करुणा तिलके को अवार्ड मिला था जो 7 मूव्स ऑफ मानी अलवेडा के ऊपर, 2022 वाला क्वेश्चन। एंड देन दिस इज 2024 का।
ठीक है, 68 एंड 69 BPSC पे क्वेश्चन है वो। आपने देख लिया कि कैसे वो बुकर प्राइज रिपीट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग ईयर में आ गया क्वेश्चन उस पर। अब आते हैं लास्ट के जो रिपीटेड थीम है, ये ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। इसके बाद आप, मुझे नहीं लगता कि जान बचेगी और कुछ करने की, क्योंकि समय भी नहीं बचा है। इन थीम्स को पढ़ने के अलावा आई वुड सजेस्ट आप सिर्फ अपने जनरल स्टडीज़ पे ध्यान दीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट थीम क्या है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। जितने भी रिपोर्ट्स, इंडिसेस या सर्वेज आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनकी रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की क्या है, उसके पब्लिशर कौन है, और क्या क्राइटेरिया वो यूज़ करते हैं रैंकिंग देने के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं आपकी बात कर रही हूँ वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट्स इंडिसेस निकालती हैं, चाहे वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हो, तो उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है लेटेस्ट एट्सेट्रा, और कौन पब्लिश करता है एट्सेट्रा, ये सबको पता होना चाहिए आपको। थोड़ा सा पिछले कुछ वर्षों में इसकी संख्या, इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या घटी है, इसीलिए इसको मैंने कम प्रायोरिटी दी है। पहले ऐसे सवाल काफ़ी बनते थे वन लाइनर, अब थोड़े कम बनते हैं। एक सवाल था लेकिन हर वर्ष ऑलमोस्ट एक सवाल है फिर भी। एंड देन मूव टू पॉलिटिकल न्यूज़। पॉलिटिकल न्यूज़, अगर कोई नई अपॉइंटमेंट है, कोई नए चीफ मिनिस्टर, कोई नए गवर्नर एट्सेट्रा, इलेक्शंस होते रहते हैं इंडिया, तो इलेक्शन रिलेटेड जो भी खबर होगी आपको पता होना चाहिए। कोई ब्रेक थ्रू, कुछ नया, कोई नई मशीन का इस्तेमाल हुआ है, वीवीपैट जैसा हुआ था तो, या फिर कुछ और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं पे हुआ है इलेक्शन में, तो आपको वो पता होना चाहिए। एंड देन एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स, अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई नया एक्ट अमेंडमेंट पास किया है, कोई मेगा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हुई है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की, तो आपको वो बताना चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स, तो इस वर्ष आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट एक्ट एंड अमेंडमेंट हो सकता है? आप अपनी जब मैगज़ीन खोलेंगे तो आपको 4-5, जैसे कि हमारे 1 सेकेंड, हमारे CRPC और CPC, IPC, इन सब की धाराओं में इनका नाम बदल दिया गया है, सारे के सारे एक्ट्स के नाम बदल दिए गए हैं, इनका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉ रिलेटेड वाली चीज़ें हैं। एंड थोड़ा सा और भी 2-3 टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपको शायद वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उससे रिलेटेड थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसको लाने के लिए, अगर लाएंगे तो, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, फिर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे टॉपिक हैं, ये हो गया नेशनल इंपॉर्टेंस का न्यूज़। और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ आपकी मोस्टली यहाँ पे डिस्कस करूँगी। मैं भी टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, हम डिफेंस पे स्विच कर लेते हैं। डिफेंस एक इंपॉर्टेंट थीम है जिसमें ये लोग, अगर आपका डिफेंस एक्सपो, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे होने वाला है, पिछला वाला कहाँ हुआ था, इस साल कहाँ होने वाला है, उसकी थीम क्या है, कुछ नया हो रहा है तो क्या हो रहा है, कोई नई या इंडिजिनस, या नई इंडिजिनस हो या इम्पॉर्टेंट आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, इंडिया ने अगर कुछ नया डेवलप किया है अपने से या कहीं से इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जेट हो, सबमरीन हो, कोई आर्म हो, कोई टैंक हो, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। आपकी मैगजीन के अंदर डिफेंस में डिस्कस्ड होगा ही, तो आपको बस ध्यान देना है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं, कुछ नया है तो ही डिस्कस, उसको आप हाईलाइट करिएगा। ठीक है, कुछ नया आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ही उसको हाईलाइट करके पढ़िएगा, कोई आर्म एम्यूनिशन, कोई नई टेक्नोलॉजी का है तो ही। पुराने से क्वेश्चन अब नहीं बनता है, इससे इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहा है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया रशिया मिलजुल के बनाए हैं और किसी और देश को वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो अगेन यू नीड टू नो अबाउट दिस, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो आपको पढ़ना था, जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है, एक सवाल तो हर साल आता है, कभी कभी 2 भी हैं इससे। तो क्या है सबसे ज़्यादा, माफ़ करिएगा, तो क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? पहली चीज़ MOUs एंड एग्रीमेंट्स, अगर इंडिया का कोई एग्रीमेंट हुआ है, जैसे ECTA के ऊपर क्वेश्चन था पिछली बार, ठीक है, एक्टा, फाइन, तो ये किस देश के साथ हुआ था? इंडिया का इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट। और इंडिया के अलावा जैसे कि UAE और इज़राइल, पैलेस्टीन, ये कंट्रीज़, जो पूरा एरिया है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट वाला, ये एरिया में ना डिप्लोमेटिक टाइज़ बनते और टूटते रहते हैं। तो कोई नया टाई बना है, कोई नया अकॉर्ड हुआ, जैसे अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उसमें इंडिया का कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी इसमें क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, UAE, इज़राइल एट्सेट्रा, माफ़ करिएगा, इंडिया का था लेना देना अब्राहम अकॉर्ड से। तो कुछ भी अगर इज़राइल पैलेस्टाइन इशू से रिलेटेड नया अकॉर्ड साइन हुआ है, कोई नया ट्रीटी, कोई नई पार्टनरशिप, कोई नया अलायंस, या रशिया यूक्रेन से रिलेटेड कुछ नया हुआ है, या साउथ चाइना सी में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन मैंने मेंशन किए हुए हैं। इज़राइल पैलेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक या नेशन दिख जाए, चाहे जो जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो, यू नीड टू नो अबाउट दिस।
फिर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से रिलेटेड, चाहे वो मार्शल आइलैंड का डिस्कशन हो, आपको पता होना चाहिए कि मार्शल आइलैंड कहाँ पे है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर, ओडेसा पोर्ट चर्चा में था, और भी ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस या फिर ऐसे डील्स या एग्रीमेंट्स, तो अगर वो चर्चा में है जबकि रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से रिलेटेड है, या इसराइल पैलेस्टाइन वॉर से इसराइल पैलेस्टाइन टर्मोइल से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। हमास के ऊपर जो भी कार्रवाई चल रही है इसराइल की, आपको इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस साल बनने की प्रबल संभावना है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लोकेशन और उसके रीजंस, जैसे कि यहाँ पे इब्राहिम रईसी, ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी मृत्यु के बारे में, कौन सी लोकेशन पे उनकी डेथ हुई थी, उनका जो जेट था वो कहाँ पे लैंड क्रैश हुआ था, एट्सेट्रा। तो इस तरह की खबरें आपको जो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बने, ठीक है, आपको वो खबरें पढ़नी है। और मैं आपको ध्यान दिलाने की कोशिश करूँगी, जब आप स्कीम्स पढ़ रहे हो, स्पेशली इंडिया की स्कीम, तो आप उन स्कीम्स को बिल्कुल नहीं भूलेंगे जो स्कीम हमारे नेता, हमारे मंत्री, स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर साहब जिसकी बात करते हैं अपने स्पीचेस के अंदर, आप उन स्कीम्स को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं फिर से रिमाइंड करूँ, एक ट्रिक है, तो अगर आपके पास समय नहीं हो तो जो भी सोर्स आप पढ़ें उस सोर्स में जा कर के एक बार उस स्कीम को ढूंढिए, नहीं है तो गूगल कर लीजिए, ठीक है। आप यू हैव टू मेक इट अ हैबिट कि आपको पीएम के द्वारा मेंशन की गई स्कीम्स, चाहे वो 15 अगस्त के भाषण में हो या फिर कोई और ऐसे इंटरनेशनल या नेशनल बड़े पेडेस्टल पर उन्होंने बोला हो जिस स्कीम के बारे में, आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, कुछ और इसके अलावा अगर आपके मैगज़ीन के अंदर कुछ टॉपिक्स नहीं कवर्ड हो, उनको मैं यहाँ पे लिस्ट करके आई हूँ, माफ़ करिएगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो स्पेसिफिकली इस तरह के कई बार हमारी मैगज़ीन में नहीं कवर्ड होते हैं। अगर कवर्ड है तो वेल एंड गुड, आप एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा इस तरह से, जैसे मैंने टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे खांचे बना लीजिएगा, बॉक्सेस, और जैसे जैसे आप इनको कवर करते जाएंगे आप इनके आगे टिक लगाते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप बना लीजिए लिस्ट और अपनी मैगज़ीन में ढूंढिए क्या आपके मैगज़ीन के अंदर एसआरएस बुलेटिन का डेटा है तो बढ़िया, नहीं तो खुद जाके सर्च करिए। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है, नहीं है तो खुद से सर्च करिए। सेंसस 2011, कास्ट सेंसस जो बिहार करवाई थी, अभी सेकेंड कास्ट सेंसस आंध्र प्रदेश करवाने वाला है। फिर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में इन्फॉर्मेशन और डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5.0 फिफ्थ पार्ट, फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भी स्टेटिस्टिक्स नए आए हैं, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और नीति आयोग की रिपोर्ट्स, इन सारी रिपोर्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी, कोई मतलब जो मेजर इन्फॉर्मेशन होती है 2-3 लाइन्स की इन्फॉर्मेशन, अगर आपके मैगजीन में है इट्स गुड, नहीं है तो आप खुद की अपनी एक लिस्ट बनाइए, ऐसी ही अपने सामने रखिए और सर्च करते जाइए एक एक करके इनके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में। और उसके बगल में यूपीएससी डाल दीजिएगा या बीपीएससी डाल दीजिएगा कीवर्ड में, तो आपको सही पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सही वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी जितनी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा का कचरा अवेलेबल नहीं होगा, जिसको आप अब मैं तो माफ़ करिए, कचरा बोलना सही नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो कभी भी कचरा नहीं होती, बट हाँ, तैयारी के समय में जब आपका समय बहुत कम है तो आपको ज़्यादा समय नहीं देना है इधर उधर की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, तो आपको छांटनी पड़ेंगी। ऐसी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर आपकी वेबसाइट लिंक आ जाए जिसमें इन्होंने कवर किया होगा इस तरह के इन टॉपिक्स को, तो आप प्लीज़ इन टॉपिक्स को जा करके पढ़िए खुद से, क्योंकि इन टॉपिक्स पे पिछले 10 वर्षों में, स्पेसिफिकली 4 वर्षों में बड़े क्वेश्चन बने हैं। आपको अच्छा इस पे पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और करंट अफेयर्स में करने के लिए कुछ नहीं है, खैर ये काफ़ी सारा कुछ है। अब आपको खुद स्ट्रैटेजाइज करना है अपने समय के हिसाब से, या फिर आपने जो भी चीज़ें पहले पढ़ रखी है उसको छांट करके आप इस वीडियो के हिसाब से अपनी करंट अफेयर्स की रिवीजन को स्ट्रैटेजाइज करिए, कैसे आपको करना है और आपकी कौन कौन से एरियाज़ रह गए थे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये एरियाज़ अगर आपके सब कवर्ड हैं या आपके थीम्स कवर्ड हैं, वेल एंड गुड, नहीं कवर्ड है तो आप इन थीम्स को आइडेंटिफाई करिए और जो भी रह गया है आप इनमें से देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन लुक इनटू दिस, और आपको जो भी लग रहा है कि आपका रह गया, आप उन टॉपिक को जाके पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। इस तरह से आप अपने मैगज़ीन के अंदर आपको फिगर आउट करने में मदद मिलेगी कि कौन सा एरिया मुझे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और कौन सा एरिया मैं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। आई होप आपके काम की रही हो ये वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँ, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे बजट के ऊपर, जो कि शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैं बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और बेसिक का सिंपल से ट्रेंड्स को कवर करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कोई सजेशन हो, कुछ और भी सुझाव देना हो तो, या कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि और लोगों को मदद मिल सके और इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ। धन्यवाद।